चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन था हमने पढ़ा था। अब बात आती है सेक्शन 23 विच इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने से पहले मुझे एक चीज़ पहले जाननी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज लेट आउट, सेकंड इज डीम्ड लेट आउट एंड थर्ड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नाउ अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है और उसमें से मान लो आपने कुछ प्रॉपर्टी को एक्चुअल में लेट आउट किया है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लेट आउट के अंदर। फिर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिसने आपको लेट आउट, आपने इसको लेट आउट नहीं किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम बोलेंगे, राइट। बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टी अलाउड हो सकती है, आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हो। बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी जो है, जो आपने भले एक्चुअल लेट आउट ना की हो, इसको उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। ठीक है। अब मान लो मेरे पास 6 प्रॉपर्टीज है टोटल, उसमें से एक को मैंने लेट आउट किया है, राइट। 5 प्रॉपर्टीज अभी बाकी है, एक को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बची कितनी, 4। अब 4 में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज उसमें मैं, अगर मैं एक्चुअल में रहता हूँ या ना रहता हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी भी दो प्रॉपर्टीज को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकता हूं और बाकी की दो अपने आप क्या हो जाएगी, डीम्ड लेट आउट मानी जाएगी। अब जब भी प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम्ड लेट आउट होती है, उस केस में मुझे एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना कंपलसरी हो जाएगा, बिकॉज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। ठीक है। क्या है उसके भी उसमें भी दो कंडीशन है, वो भी हम देखेंगे जब हम आगे आएंगे डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करूं मैं लेट आउट और डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की। अगर मुझे एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेंट, और दूसरा आएगा एक्चुअल रेंट, जिसको मैं बोलूंगा ए आर। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसको हम बोलेंगे ए आर और इसको हम बोलेंगे ई आर। ठीक है। अब जब प्रॉपर्टी मैंने एक्चुअल में लेट आउट नहीं की है बट डीम्ड टू बी लेट आउट है, तो उस केस में आपको कभी भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, राइट। तो कल हमने जो चार्ट देखा, जो पिछले लेक्चर में हमने जो चार्ट देखा था, राइट, एक डीम्ड लेट आउट के केस में अपना ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या रहता है, ऑलवेज ई आर रहता है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले मुझे चाहिए ई आर। अब ई आर के लिए वंस अगेन आई नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्चुअल रेंट, फर्स्ट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सेकंड इज फेयर रेंट, थोड़ा इस शब्द से आप परिचित होंगे, समय मान के चलता हूं अभी। एंड फोर्थ, सॉरी, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेंट। अब जीएवी, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मुझे ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब तीन चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इन दोनों का क्या आएगा, विच एवर इज हायर। अब इस हायर को कंपेयर करो आप लोग, इस हायर अमाउंट जो भी आया है इसको कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है। इस हायर अमाउंट को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ। सो इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों में से हमको क्या लेना है, लोअर। तो ये जो लोअर अमाउंट आएगी आपकी, वो आपकी बनेगी एक्सपेक्टेड रेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, ई आर। ठीक है। अब सिंपली ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में मुझे कंप्यूट करनी है
स्टेप नंबर 2 में मुझे कंप्यूट करना है एनुअल रेंट, और आई कैन से AR, राइट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरा रेंट है, जो भी मेरा रेंट बन रहा था, राइट, दैट इज एनुअल रेंट, राइट, मतलब जो भी मुझे पूरे साल का जो रेंट मिलने वाला था, जितना भी टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट रही है, उतने पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी फुल ईयर के लिए क्या था, लेट आउट हुआ था। अभी के लिए हम ऐसा मान रहे हैं, इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का केस हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपका पूरे साल का रेंट रहा होगा, तो जो भी आपका मंथली रेंट है उसको मल्टीप्लाई बाई 12, या फिर जो भी आपका मतलब बीच में अगर रेंट चेंज भी होता है तो उस तरह से आपको पूरे साल का एक रेंट कंप्यूट करना होता है। तो ये जो अमाउंट आएगी आपको, उसमें से आपको माइनस करना है लेस अनरियलाइज रेंट। उसको अगर आप माइनस करोगे तो यू विल रिसीव्ड AR, ठीक है। तो जो भी आपका एनुअल रेंट है उसमें से माइनस करो अनरियलाइज रेंट, तो आपको मिलेगा AR। स्टेप नंबर 3 नाउ, now compare what, ER and AR, compare both, you will get higher of this will be what, be your gross annual वैल्यू, इसको हम बोलेंगे GAV। तो पहला कदम आपका हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में से 3 चीज को ढूंढना पड़ेगा, दैट इज MV, FR, SR, ठीक है। अब MV, FR में से विच एवर इज हायर, और हायर अमाउंट को कंपेयर करो SR के साथ, विच एवर इज लोअर विल बिकम योर एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम बोलेंगे ER। अब दूसरा स्टेप आपका आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। उसमें आपको जो भी एनुअल रेंट है उसको उसमें से आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करना है। अब अनरियलाइज रेंट माइनस करने भी कुछ कंडीशंस है, रूल 4 के अंदर दी गई है, जो अभी हम डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। और उन दो चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ER एंड AR आपको कंपेयर करोगे दोनों को, तो विच एवर इज हायर जो आपको मिलेगा वो क्या बनेगा, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर वो टेबल एक बार याद करो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर मुझे मिल गया, उसमें से अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो उस केस में मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअल में लेट आउट की ही नहीं गई है, ठीक है। खाली उसको माना गया है कि प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है। क्लियर, चलिए आगे। अब देखते हैं कुछ अपने स्टडी मेट में से, चलिए आ जाइए। सबसे पहले क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी सेल बी, जस्ट अ मिनट, चलिए क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सेल बी डिटरमाइंड एज बिलो। फर्स्ट हम देख रहे हैं वो केस है लेट आउट प्रॉपर्टी का, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो यही जो हमने डिस्कशन किया, यही बात बोली है इधर, देखो क्या बोला है, GAV इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी सेल बी हायर ऑफ व्हाट, ER एंड AR, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इसमें, राइट, एक छोटा सा टॉपिक है फाइनल लेवल पे, इतना मतलब टाइम देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। फर्स्ट ER कैसे फाइंड करेंगे, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम उसको लेट आउट करेंगे तो हमको कितना रेंट मिल सकता है, उसकी संभावना कितनी है, वो अमाउंट को बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को कंप्यूट कैसे किया जाए,
सेक्शन के हिसाब से खाली इतना ही बोला है कि द सम विच द प्रॉपर्टी में फेच, उतना ही बोला है। अब उसमें कहीं भी आपको दिया नहीं है, ना रूल्स में दिया है, ना एक्ट में दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, राइट। बट एफएक्यूज अगर आप देखोगे इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर, तब आपको वहां पर मिलेगा हाउ टू कंप्यूट दिस ईआर, राइट। चलिए, एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड एफआर बट रिस्ट्रिक्टेड टू, वर्ड इज यूज्ड ओवर हियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो कभी भी एसआर से नहीं बढ़ सकता, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एसआर जितना हो सकता है। इसलिए हम दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं, एमबीएफआर विच इज हायर, फिर दूसरे स्टेप में हम लेते हैं हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, राइट, क्लियर। हायर ऑफ एमबी और एफआर एंड लोअर ऑफ वन एंड एसआर। So ER cannot exceed SR but it can be lower than SR, ठीक है। चलिए, MV is the value determined by the municipal authorities। अब कई बार देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो आपको क्वेश्चन में किस तरह से देके रखेंगे। एक चीज आती है म्यूनिसिपल टैक्स और एक चीज आएंगी म्यूनिसिपल रेंट या फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अब जो आपके म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है ना, वो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू के कुछ परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स बीइंग 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ₹10,000। अब आपका म्यूनिसिपल टैक्स 10% के हिसाब से 10,000 है, तो आपका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में वो क्लेरिफाई ना किया हो तो आपको उस तरह से ढूंढते आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको कई बार ऐसा बोल देंगे क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स इज 10%, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 10% वो चीज पर लेना है, ठीक है। चलिए, देन फेयर रेंट मीन्स द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी वुड फेच। उसके बाद बोला है स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। ये तीन चीजें। फिर स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपको बोला था, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। Actual rent received or receivable means the rent which assessee entitled to receive if the property is let out during the whole or part of the year। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला था हम ऐसा मान के चलेंगे कि अपना जो प्रॉपर्टी है वो एंटायर ईयर के लिए लेट आउट हुआ है। अभी हम वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ AR shall not include amount of rent which the owner cannot realize, shall not include। तो मैंने आपको जो माइनस करवाया वो नोट में, राइट, कि आपका जो भी एक्चुअल रेंट होगा उसमें से आपको क्या करना रहेगा, इसको माइनस करना रहेगा। अनरियलाइज रेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4। तो व्हाट इज योर AR? AR इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरियलाइज रेंट, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनरियलाइज रेंट अगर आपको लेना हो तो उस केस में आपको 4 कंडीशंस है जो रूल 4 में दी गई है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आप एक्चुअल रेंट से माइनस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी प्रॉपर लीगल अग्रीमेंट, ऐसा होना चाहिए, राइट। मतलब ऐसा ओरल अग्रीमेंट हो गया और ऐसे टेनेंसी वगैरह कुछ, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि टेनेंसी वॉज बोनाफाइड। सेकंड क्या बोलता है, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स टू बी टेकन कंपेल हिम टू वेकेट। मतलब क्या है कि जो भी टेनेंट है जिसने रेंट नहीं दिया है उसने अपना प्रॉपर्टी खाली कर दिया होना चाहिए, या तो हमने उसको खाली करवाने के लिए स्टेप्स ले लिए होने चाहिए। अब डेफिनेटली क्लियर सी बात है ये तो, कि अगर हम ऐसा बोले कि वो मेरा रेंट नहीं दे रहा है और वो मेरे मकान में भी रह रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, आप उसको निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे वो रेंट नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है, रहता है क्या प्रॉपर्टी में, रहता है, तो फिर बात हजम नहीं होगी ना। फिर तो इतना प्यार क्यों, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो इतना प्यार क्यों आपको फिर, ठीक है। तो उसको निकालो पहले, तो सबसे पहले क्या करो, उसको वेकेट करवाओ। थर्ड, डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपेशन ऑफ अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। अब वो एक बंदा जो है जिसको मैंने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको वो भी रेंट पे दिया है, और दूसरा एक मेरा कॉमर्शियल प्रीमाइसेस ऑफिस है वो भी मैंने उसको उसी को रेंट पे दिया हुआ है,
अब वो क्या करता है, अपना जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ना उसका रेंट नहीं दे रहा है मेरे को, जिस घर में वो रहता है उसका मेरे को रेंट नहीं दे रहा है रेगुलरली, ठीक है, वो बोलता है नहीं दूंगा जो भी हो, राइट। तो वो केस जाएगा मेरा अनरियलाइज में, बट ऑफिस का रेंट वो रेगुलरली देता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ठीक है। मतलब अगर आपको वो घर का रेंट नहीं दे रहा है तो हो सकता है ऑफिस का भी नहीं, मतलब ऑफिस वो अभी भी ऑक्यूपाई करके रखा है, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। सो थर्ड कंडीशन ऐसा है कि वो आपकी कोई और प्रॉपर्टी का भी वो ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ इज assessee has taken legal step to institute legal proceeding for recovery of unpaid rent or satisfies AO that legal step would be useless even if taken। मतलब क्या होना चाहिए कि अगर वो ऐसा है कि भाई वो प्रॉपर्टी आपकी खाली नहीं कर रहा है, आपके मतलब वो कंट्रोल में नहीं है वो चीज़, तो आपने लीगल स्टेप लिए होने चाहिए, या तो आपको असेसिंग ऑफिसर को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैंने लीगल स्टेप भी लिए होते तो वो यूजलेस थे, इसमें कुछ नहीं हो सकता, राइट। उसका इतना पावर है कि इसके आगे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब इज नॉट वर्दी इफ आई वुड हैव टेकन द लीगल स्टेप्स, ठीक है, इतना है। फिर एक एग्जांपल आपको दिया है दैट यू आर सपोज टू जस्ट डू इट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वेयर प्रॉपर्टी consists of two houses or part of which is in occupation of the owner for the purpose of on residence। बिजनेस की बात नहीं हो रही है, ऑन बिजनेस तो हमने क्या बोला था कि वो तो हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से ही बाहर है। when property is being used by assessee for his own business or profession then it is out of the purview of house property, right। self occupied or कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, दो कंडीशन है यहाँ। देखो एक तो पहली बात तो क्या है कि वो खुद रहने के लिए उसको यूज करता है, ठीक है, या तो रहना चाहता है बट देर आर सर्टेन सर्कमटेंसेस कि वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो वैकेंट रही है प्रॉपर्टी, वो खाली पड़ी है, ठीक है। कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय ओनर रीजन ऑफ फैक्ट दैट ओइंग टू हिज employment, business or profession carried on at any other place, या तो उसका नौकरी या फिर उसका बिजनेस किसी और जगह पर है, and he has to reside at that other place in a building not belonging to him। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पहली बात तो किसको बोलेंगे, एक चीज कि जिस प्रॉपर्टी में मैं खुद अपने पर्सनल रहने के मतलब अपने ऑन रेसिडेंस के लिए यूज़ करता हूँ वो चीज़, या फिर दूसरा क्या बोला है कि मैं उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दैट, कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब मेरा बिजनेस या फिर मेरा एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पर है और उसकी वजह से मैं इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा हूँ, और जो जगह पर मेरा पर एम्प्लॉयमेंट या फिर मेरा जो भी बिजनेस वगैरह है वहाँ पर मैं ऐसी प्रॉपर्टी में रहता हूँ जो मेरी खुद की नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, बराबर, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी बड़ौदा में है, बट मेरा बिजनेस सेटअप वगैरह सब कुछ क्या है अहमदाबाद में, बड़ौदा वाली प्रॉपर्टी है जो मेरे ऑन रेसिडेंस के लिए यूज़ नहीं हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज माई बिजनेस और प्रोफेशन इज सेटअप इन अहमदाबाद, बट लेकिन अहमदाबाद में मेरा कोई प्रॉपर्टी फिर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर मैं मतलब अहमदाबाद में जो मैं रहता हूँ वो प्रॉपर्टी मेरा नहीं होना, ठीक है। तो उस केस में जो बड़ौदा वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए भी मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा। अब सर इसमें बेनिफिट क्या है, तो जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला ऐसा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, जीरो रहती है, राइट। मतलब उसमें आपको इनकम के चांसेस नहीं है, तो आपको लॉस ही होगा, राइट, ऑलवेज। कैसे वो सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद है जीएवी इन केस ऑफ एसओपी इज नील। अब पहली बात, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा, कंपनी फॉर्म एलएलपी उन लोगों को ये चीज उन पर्सन्स जो भी है उसको इसका बेनिफिट कोई भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर और प्रीवियस ईयर और नो अदर बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ओनर। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, लास्ट वाला,
इंटरेस्टिंग है, क्या बोलता है देखो, प्रोवाइडेड, ध्यान से पढ़ना है इसको, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को एक भी महीना अगर आपने उसको लेट आउट किया, राइट, या फिर आपने उसमें से कोई और बेनिफिट लिया, तो उस केस में आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट चला जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे जो स्पेशल केसेस, हम जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के पढ़ेंगे इनके ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें हम ऐसा देखेंगे कि अगर आपका प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर ही खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में हम ऐसा मानेंगे कि एंटायर ईयर आपका प्रॉपर्टी क्या था वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि एक भी दिन आपका वो लेट आउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए पूरे साल के लिए। अगर आपने एक भी दिन उसको लेट आउट किया तो आपका सेल्फ ऑक्यूपेशन का बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, देखो, AHUF owns a property which has been let out to a firm carrying on business। अब क्या है कि एक फॉर्म है, एक है HUF। अब HUF ने अपना प्रॉपर्टी इधर दिया हुआ है, फॉर्म को लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। The HUF is a partner of the firm through its कर्ता। Now HUF is also a partner, No rent has been charged by the HUF from the firm for use of premise by the firm। मतलब क्या है कि फर्म जो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी, राइट, तो उसके लिए HUF ने उसके पास से 1 रुपया भी रेंट नहीं लिया है। The AO however has taxed the HUF on the notional income from property based on municipal valuation। अब असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला कि भाई ये हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी है उस पर हम टैक्स लगाएंगे और नॉशनल इनकम आपकी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहली बात देखो, डिटरमाइन ये करना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो क्या ये प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में आती है, अगर हाँ तो क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है या फिर लेट आउट का केस है या फिर डिम लेट आउट का केस, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमने डिस्कशन देखा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर असेसी अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए इसको यूज़ करता है, उस केस में ये प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से बाहर चली, तो ये प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये असेसेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप केस देखोगे तो सीन कैसा है कि HUF जो है वो फर्म में एक पार्टनर है और उसी फर्म को उसने अपना प्रॉपर्टी दे के रखा है टू कैरी ऑन बिजनेस। उस केस में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है किसके पर्पस के, बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, राइट। असेस इज कैरिंग ऑन इट्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। So in that case, this property is not considered as a house property for the purpose of section number 22, right? देखो क्या है, under section 22 annual value of property is chargeable to tax under the head IFHB in the hands of the owner। However, this section specifically excludes property occupied for the purpose of own business or profession of the assessee, the profit of which are chargeable to income tax under the head PGBP। मतलब ऐसा कोई भी वो बिजनेस कर रहा है जिसका प्रॉफिट PGBP के हेड में चार्जेबल हो रहा है, तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी के केस में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इन CIT वर्सेस श्री चंपालाल जीवराज, it was observed that where the karta of HUF is partner in a firm, in his representative capacity and the firm occupied a portion of house belonging to HUF। तो यहाँ पर भी देखो कि क्या है कि HUF खुद एक पार्टनर है थ्रू इट्स कर्ता,
करता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वहाँ पर पार्टनर बनता है, ठीक है। HUF कैन नॉट बिकम पार्टनर इट सेल्फ। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप किसी को पार्टनरशिप डीड देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, उसमें लिखा होगा कहीं कि सो एंड सो पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दिस HUF, राइट। तो वहाँ पर लीगल कौन बनेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर कर्ता बनेगा, ठीक है। So it was observed that where the Karta of HUF is a partner in the firm in his representative capacity and the firm occupied a portion of house belonging to the HUF, the benefit of exclusion under section 22 was available to HUF। मतलब क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा HUF ने इस प्रॉपर्टी को खुद अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो इन दैट केस सेक्शन 22 के अंदर इस प्रॉपर्टी को हम चार्जेबल नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए फिर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, थर्ड वन। सबसे पहले हमने देखा लेट आउट प्रॉपर्टी MVFR SR, MVFR विच इज हायर अमाउंट कंपेयर विद SR विच इज लोअर, दैट इज माय एक्सपेक्टेड रेंट। देन हमने देखा AR दैट इज एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब क्या होगा कि पूरे साल का जो भी मुझे रेंट मिलने वाला है उसमें से अनरियलाइज रेंट को मैं माइनस कर दूंगा, मुझे मिलेगा एक्चुअल रेंट, जिसको मैं बोलूँगा AR। थर्ड स्टेप मुझे कंपेयर करना है दोनों को, AR और ER को, विच एवर इज हायर वुड बी माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 हाउस आई कैन डिक्लेयर एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या तो मैं खुद उसमें रहता हूँ या फिर उसके 2 रीजन थे, कौन से कि ये ऐसा मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर मेरा एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पर है, और जो भी जगह पर मेरा बिजनेस प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट है उसमें मैं ऐसी प्रॉपर्टी में रहता होना चाहिए जो मेरी खुद की नहीं हो। So in that case, individual and HUF can claim benefit of self-occupied property। उस केस में आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। अब थर्ड केस आता है डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब क्या, आपकी जो लेट आउट प्रॉपर्टी उसको छोड़कर, आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो आपने डिक्लेयर की उसको छोड़कर बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी बची होगी वो सब कुछ क्या माना जाएगा, डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा, भले ही वो एक्चुअली लेट आउट ना हो, ठीक है। तो उसको कैसा मान लिया जाएगा, हम ऐसा मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है। अब मेरे को ये बोलना, जो हमने लेट आउट में क्या किया था, हमने ERB फाइंड किया, हमने ERB फाइंड किया और हमने ARB फाइंड किया। इन केस ऑफ लेट आउट की बात कर रहा हूं, बट यहां पर तो प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट हो ही नहीं रही है, ये तो हम मान रहे हैं खाली। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस केस में AR का क्वेश्चन अराइज होगा? आंसर वुड बी नो। तो यहां पर AR का झंझट ही नहीं है। तो मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी कौन सा, सॉरी मेरा GAV क्या बन जाएगा, ER। बस इतना है। देखो क्या बोला है, वेयर प्रॉपर्टी रिफर टू इन सबसेक्शन 2 अबव कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 हाउसेस। सबसेक्शन 2 मतलब कौन सा वाला, ये वाला 23(2), ये वाला। क्या बोला इधर, 2 हाउसेस, और यहां पर क्या बोला, मोर देन 2 हाउसेस। क्लियर, पता चला। द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन शेल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 ऑफ सच हाउसेस। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट आपको कितने तक मिलेगा, अरे 2 प्रॉपर्टीज तक ही मिलेगा। विच द असेसी मे एट हिज ऑप्शन specify in his behalf the annual value of house or houses other than house in respect of which assessee has exercised an option। मतलब assessee के पास खुद के पास ऑप्शन है, वो कोई भी 2 प्रॉपर्टी को क्या बोल सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता है। भले वो खुद उसमें रहता हो या ना रहता, वो किसी और प्रॉपर्टी में भले वो खुद रहता हो बट उसको डिम लेट आउट डिक्लेयर करवा सकता है, और जिस प्रॉपर्टी में वो नहीं भी रहता है उसको भी वो क्या बोल सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता है, राइट। डिपेंड अपॉन वैल्यूएशन। shall be determined under subsection 1 as if, subsection 1 मतलब कौन सा, जो हमने लेट आउट देखा। तो उसमें क्या बोल रहा है ये सेक्शन, देखो क्या बोल रहा है 23(4) के 23(2) में जो प्रॉपर्टीज है बराबर, अगर वो 2 से ज़्यादा है तो इन दैट केस उसका वैल्यूएशन हम 23(1) के हिसाब से करेंगे। 23(1) में हमने क्या देखा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन, ठीक है। एज इफ सच हाउस और हाउसेज हैड बीन लेट, it means assessee can choose
any two property is self occupied property and other shall be treated as a deemed to be let out। तो उस केस में जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही क्या बन जाएगा, मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बिकॉज ई आर और ए आर को अगर मैं कंपेयर भी करूं तो ए आर तो इस केस में वैसे भी जीरो है, राइट। सो ई आर वुड बी माई ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। फिर आगे आता है स्टेप नंबर 2 जो था नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा, देखो मैंने टेबल आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार वापस उस पर लेके चलता हूं। चलो ये वाला, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो चुका है, मतलब GAV हमने कंप्लीट कर लिया। स्पेशल केसेस देखेंगे वैकेंसी के केस में क्या होगा, अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह क्या होगा, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस को हम माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो अब आते हैं नेट एनुअल वैल्यू पे, चलिए। चलिए क्या बोलता है नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू मीन्स व्हाट, GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स इफ एक्चुअली पेड। ये चीज को याद रखना पीछे वाला, इफ एक्चुअली पेड। तो यहां पर आपको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा बट एक्चुअल पेमेंट के बेस पर, क्लियर। चलिए लेट आउट प्रॉपर्टी हुआ तो आपका GAV जो है लेस म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे, DLOP भी सेम टू सेम म्यूनिसिपल टैक्स इफ एक्चुअली पेड, एंड SOP के केस में नील रहेगा बिकॉज आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू खुद क्या है, नील है। अब GAV में से म्यूनिसिपल टैक्स आपको वैसे भी अलाउड नहीं है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो आपका NAV भी क्या रहेगा, नील रहेगा, राइट। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो, म्यूनिसिपल टैक्स जीरो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस की बात कर रहा हूं, नेट एनुअल वैल्यू भी क्या, जीरो। इट विल ऑलवेज 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 जीरो, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब म्यूनिसिपल टैक्स के लिए भी कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होगी, तभी आपको इसका डिडक्शन अलाउड होगा। चलिए, टैक्सेस लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड। 23(1) का प्रोवाइजो है वो आपको अलाउ किया गया है, उसमें आपको डिडक्शन दिया गया है। डिडक्शन शैल बी अवेलेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट, इसको ठीक से हाईलाइट करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपने बुक में एंट्री कर दी तो नहीं चलेगा, राइट। अक्रूवल बेस पर इसमें एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होगा। इस केस में आपको जब भी आप एक्चुअल पेमेंट करोगे आपको उतना अलाउड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम। मतलब हमने क्या बोला कि कई बार हम क्या कर देंगे कि मेरा म्यूनिसिपल जो टैक्स होता है वो पेएबल करके मैं अकाउंट में दिखा दूंगा। अगर मान लो मार्च में मेरा बिल आया, म्यूनिसिपल टैक्स का बिल आया है, तो मैं क्या करूंगा, म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल करके दिखा दूंगा उस साल में, भर रहा हूं मैं अप्रैल मई में यार, ठीक है, क्लियर है। तो उस केस में जब उसका एक्चुअल पेमेंट होगा तभी अलाउड होगा। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं अभी। म्यूनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी बोर्न बाय एसएससी, पहली बात। अगर वो टेनेंट अपना जो है वो बेयर करता है तो उस केस में एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का खर्चा ही नहीं हो रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स खुद टेनेंट भर रहा है तो फिर आपको किस बात का डिडक्शन मिलेगा, कोई बात का नहीं, राइट। टैक्स बोर्न बाय टेनेंट शैल नॉट क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन इवन इफ एरियर्स ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर paid during the previous year, it will qualify of deduction in previous year in which it is paid। समझाता हूं अभी। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी हो और वहां की लोकल अथॉरिटी ने कोई म्यूनिसिपल टैक्स लगाया है, उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, क्लियर। एक एग्जांपल के साथ अभी इसको समझते चलिए। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपन म्यूनिसिपल टैक्सेस। फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2018-19, 2019-20, 2020-21
1। अब उसका कितना हो रहा था म्यूनसिपल टैक्स, उसकी बात करते हैं। 2018-19 का था 12,000, इस साल का था 14,000, इस साल का था से 16,000। चलो टैक्स अमाउंट, फिर पेमेंट कितना किया उस साल में, पेमेंट जो 12,000 था उसमें से पेमेंट किया है मान लो उस साल में खाली 8,000 का, बराबर। उस साल में आपको कितना मिलेगा, 8,000 का डिडक्शन मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आप 8,000 का म्यूनसिपल टैक्स क्लेम कर सकते हो, भले ही आपने बुक में 12,000 दिखाया हो। अगली बार मैंने जब पेमेंट किया तब मैंने पेमेंट किया 16,000 का। अब 16,000 क्यों, 14,000 इस साल का, बराबर। सॉरी, चलो और एक थोड़ा इसको मजा करते हैं। मैंने पेमेंट किया 12,000 करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लस 4,000 जो था यहाँ पर बाकी था, वो 4,000 मैंने यहाँ पर पे कर दिया। इस साल मुझे कितना मिलेगा डिडक्शन अब, तो इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ऑल्सो आई कैन क्लेम 16,000। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किस साल का मैंने पेमेंट किया, जिस साल में जितना अमाउंट मैं पेमेंट करूंगा उतना मुझे डिडक्शन मिलेगा, वो एक बात क्लियर है बस। मुझे यहां पर देखने की जरूरत नहीं है 4,000 कौन से साल का था, ये 16,000 मैंने भरा है बस। अब ये 14 इस साल का मानूं या 2000 में 2018-19 का मानूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 14,000 मैंने करंट ईयर का भरा है, 2,000 मैंने लास्ट ईयर का भरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, पेमेंट कितना हुआ 16,000, बस डिडक्शन मिलेगा 16। क्लियर। फिर मैंने 2020-21 में, बराबर, मैंने भर दिया टोटल 19,000, तो कितना मिलेगा 19,000, बस खत्म। मुझे देखने जाने की जरूरत नहीं वो कौन से साल का है, कितने सालों का मैं एक साथ भर दूं, तो जिस साल में मैं एक साथ भरूंगा उस साल में मुझे डिडक्शन आपको मुझे मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, सो याद रखना खाली इतना कि एक्चुअल पेमेंट बेस पर इस पर डिडक्शन आपको मिलने वाला है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं अभी डिटर्मिनेशन ऑफ एनएवी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन किया, उसके बाद मैंने म्युनिसिपल टैक्स का वैल्यूएशन किया, ठीक है, सॉरी उसको मैंने डिटरमाइन किया, उसको मैंने माइनस किया तो मुझे क्या मिला, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनएवी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस।